हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर नंबर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है। एक कार एक शहर ए से दूसरी शहर बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। कार की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम जो है बनते हैं डिजिट को चेंज करके। तो अगर हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी प्रॉब्लम अपने आप समझ जाएंगे। आइए चलते देखते हैं, शुरुआत करते हैं कहाँ से कि वास्तव में पूछ क्या रहा है। औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल पूछ रहा है तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। तो कुल दूरी अपने को मालूम नहीं है और कुल समयांतराल हम निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो चाल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो चाल का फार्मूला है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय के। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दो शहरों की बात हो रही है। तो सपोज करिए कि दो शहर ए और बी ऐसे हैं। ये दो शहर हो गए ए और बी। इन दोनों के बीच कार का आना जाना है और दूरी हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि दूरी कितनी है, एक्स। तो कार ए से बी तक जाती है तो कितनी दूरी तय करती है, एक्स दूरी तय करती है। इसी तरीके से कार बी से ए तक लौट कर आती है तो कितनी दूरी तय करती है, एक्स दूरी तय करती है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, 2x हो गई। तो अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूले से सबसे पहले ये देखेंगे कि को कार को ए से बी तक, कार को ए से बी तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, और वो उस समय को हम t1 से दर्शा रहे हैं। t1 चूँकि चाल बराबर दूरी बटे समय है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है, x है, और चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो समय कितना हो गया, इतने घंटा। इतने घंटे जो है कार को ए से बी तक जाने में लगा समय, तथा कार को बी से ए तक आने में लगा समय, आने में लगा समय, इसको हम t2 दर्शा देते हैं। एंड t2 इक्वल टू हो जाएगा x/60 घंटे। ठीक है ना। ये हो गया आपका लगा हुआ समय, तय की गई दूरी और लगा हुआ समय। अब जो है औसत चाल का जो फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी हो गया बटे कुल समयांतराल, कुल समयांतराल। तो ये बराबर हो गया, कुल दूरी कितनी हो गई, 2x हो गई, और कुल समयांतराल हो गया x/40 प्लस x/60। ये हो गया कुल समयांतराल। हम यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो x है कैंसिल हो जाए, या हम अब इसका एलसीएम ले सकते हैं। ये हो गया इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x अपॉन हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 240 इसका एलसीएम हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करिए तो 6x और प्लस 4x ये आएगा। इसको सामान्य तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, सामान्य विधियों से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन 8x अपॉन 8x नहीं 10x है यहाँ पे, 10x अपॉन 240। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x इंटू 240 और अपॉन 10x। तो
एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो जो कार की औसत चाल होगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। औसत वेग, औसत चाल के बाद औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। तो कुल विस्थापन कार का कितना हुआ? 0, क्योंकि कार जो है शहर ए से बी तक जाती है और लौट के वापस आती है, तो उसका जो विस्थापन हुआ वो 0 हो गया। तो जब ऊपर वाली राशि 0 हो जाएगी तो औसत वेग क्या हो जाएगा? यहाँ पे औसत, अगर कोई पूछता है कि इस प्रॉब्लम में औसत वेग कितना हुआ, तो वो हो गया 0। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में जो औसत चाल है 48 किलोमीटर पर आवर होगी और औसत वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से कई सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक का तरीका अपने को मालूम है तो दूसरे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जा सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। पिंड का त्वरण क्या होगा? यहाँ पे त्वरण यानी कि ए पूछा जा रहा है। तो जो गति का पहला समीकरण है v = u + at, उसका उपयोग यहाँ पे करेंगे। प्रॉब्लम देखते ही समझ में आ जाता है कि कौन सा फार्मूला हम कहाँ पे लगाएंगे। ये तभी होगा जब आप सतत रूप से इसका अभ्यास करते रहेंगे। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है। विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग जिसको हम u से दर्शाते हैं वो 0 है, क्योंकि पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है। अच्छा, टाइम कितना है? टाइम है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो कितना वेग प्राप्त कर रहा है? उसका अंतिम वेग जो v है वो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड की। विराम से चलकर विरामावस्था से पिंड चलना प्रारंभ कर रहा है और 3 सेकेंड में वो 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो पिंड का त्वरण कितना होगा? हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? गति का जो पहला समीकरण है v = u + at, ये लगाएंगे यहाँ पे। तो v के स्थान पे v की वैल्यू रख दिया, या 10 = u का मान 0 हो गया और a का मान तो निकालना ही है और t का मान, तो 3a = 10 हो गया, या a = 10/3, ठीक है ना। तो अपना जो वैल्यू आएगा या a = हो जाएगा 3.33 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना त्वरण वो प्राप्त करेगा, है ना। विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में अगर 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो पिंड का त्वरण हो जाएगा a = इतना। तो इस तरह से ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में हैं और जितना आप प्रयास करेंगे, जितना उसका अभ्यास करेंगे, उतनी चीज़ें आपसे बनेंगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपकी थ्योरी और मजबूत और कन्फर्म होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।